नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस बाय तरुण यूट्यूब चैनल पर। हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं यूपी पीसीएस प्री के। ठीक है, इससे पहले के टेस्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक कंप्लीट कर लिए थे और इस सीरीज में हम 39 से शुरू करेंगे। ठीक है, और आप सभी से निवेदन है, अगर आपको ये टेस्ट थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेस्ट लगाने से आपको आपके एग्जाम में गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग जितनी ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, एक्यूरेसी और यूपीसीएस के पेपर में एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है नंबर्स को डिवाइडिंग करने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है, सर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक वर्ग ने साइमन कमीशन का स्वागत किया। देखते हैं, अभी 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं। साइमन आयोग कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहां जहां भी पहुंचा उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। आयोग को काले झंडे दिखाए गए और साइमन वापस जाओ का नारा लगा गया। भाई ये पॉइंट तो सही है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया। सही है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि एक मुस्लिम लीग तो सर मोहम्मद शफी की थी, इन्होंने तो इसका पूरा समर्थन किया था। ठीक है, साइमन कमीशन का। ठीक है, और ये जो तीसरे नंबर पर है साइमन कमीशन, इसमें कांग्रेस के साथ साथ हमारी मुस्लिम लीग भी थी, एक मुस्लिम लीग और थी। ठीक है, और इस मुस्लिम लीग में जो हमारे अध्यक्ष थे वे थे जिन्ना, इन्होंने इसका विरोध किया था। भाई देखो, एक मुस्लिम लीग तो इसका समर्थन कर रही है, एक इसका विरोध कर रही है जो कि कांग्रेस के साथ है। ठीक है, और इसमें जो नंबर 1 पॉइंट में दिया है कि इसका स्वागत किया था, उन्होंने इसका स्वागत करने का निश्चय किया था, प्रॉपर स्वागत नहीं कर पाए थे वे। ठीक है, तो एक नंबर गलती हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है, साइमन कमीशन आयोग के सदस्य के बारे में विचार कीजिए। अब इसमें पार्टी बतानी है और सदस्य बताने हैं। क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे, सही है। हैरी लेवी यूनियनिस्ट पार्टी की, ये भी सही है। सर एडवर्ड सेसल ये थे कंजर्वेटिव पार्टी। और जॉर्ज रिचर्ड लेन ये लेबर पार्टी के नहीं, ये ना कंजर्वेटिव पार्टी के थे, कंजर्वेटिव पार्टी के। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है, संविधान के बारे में बताना है। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ था? नहीं। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? नहीं। ये दोनों उल्टे लिखे हैं। ठीक है, अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो दोनों इनकरेक्ट है इसमें। ठीक है, न तो 1 और न ही 2। अगला 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है, संविधान के संदर्भ में कथन बताने हैं। पहला, भारत का संविधान मुद्रित और टंकित था? नहीं। संविधान से पहले संशोधन के समय राज्यसभा नहीं थी? सही। आज की तिथि तक संविधान में 106 बार संशोधन किया जा चुका है? सही है ये। पहला क्यों गलत है? हमारा मुद्रित और टंकित नहीं, हमारा हस्तलिखित, हस्तलिखित और सजाया हुआ संविधान है। सजाया किसने था हमारे? ये थे शांति निकेतन के 2 कलाकार थे हमारे, एक तो राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, और एक थे हमारे नंदलाल घोष, नंदलाल घोष। ठीक है, और इसको हस्तलिखित हाथों से किसने लिखा था? इसको प्रेम बिहारी नारायण सिंह रायजादा ने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसमें 2 पॉइंट्स। और ये जो लिखा है ना 106वें संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो ये 2023 में हुआ था। और किससे रिलेटेड था? ये महिलाओं से रिलेटेड था। ठीक है, महिलाओं के आरक्षण से रिलेटेड था ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। इसमें होगा 2 और 3 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवकों की भर्ती के विषय में सिविल सेवकों के चयन भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई? कौन सा अधिनियम था? वो था चार्टर एक्ट 1853। और 1854 में मेकाले समिति थी ना, वो भी सिविल सेवकों से रिलेटेड थी। ठीक है, इसमें बोल दिया गया था कंपनी के जितने भी अधिकारियों के पद होंगे उन सब में भारतीयों को हिस्सा दिया जाएगा, उनकी उसमें नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 44। 1833 चार्टर अधिनियम के बारे में बताना है जो उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, पहला, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? सही। इस अधिनियम ने बंबई, बंगाल और मद्रास की विधायी शक्तियां छीन ली थी? नहीं, बंबई और मद्रास की छीनी थी, ना कि बंगाल की। बंगाल तो ऑलरेडी सत्ता में था ही भाई, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। तीसरा, इसने बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? सही। ब्रिटिश भारत की विशेष विधायी शक्तियां भारत की गवर्नर जनरल को दे दी गई? ये भी सही है हमारा, तो बी गलत हो जाएगा। आगे 45। प्रश्न 45 में दिया गया है, भारतीय संविधान लगभग संघीय प्रकृति का है? सही है ये। इसके माध्यम से केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्ति प्रदान की गई है? बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है भारतीय संविधान की उत्पत्ति विकास की जड़ें ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय इतिहास में है। सही है ये। दूसरा दिया है वर्ष 1773 के बाद से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए। 1773 भाई बक्सर का युद्ध करने के बाद, इतने लूट खसोट देखने के बाद इन्हें पता तो लग ही गया था कि इंडिया में कितना पैसा है, तो इसको अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई अब हमें हमें कदम रखना चाहिए भारत की राजनीति में। तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने ही रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, ठीक है, जिसमें कंपनी एक तरीके से ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य में आ गई कि भाई अब तुम हमारे हिसाब से काम करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसमें दिया है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वे थे सर एलिजा इम्पे और इनके 3 सदस्य होते हाइड, चैम्बर, लेमिस्टर। पिछली वीडियो में आपको बताया था, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी पहले वो देख ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है कथन ए वर्ष 1774 में स्थापित कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार संबंधी जितने भी मुद्दे थे वे सब अस्पष्ट और दोषपूर्ण थे। बिल्कुल सही बात है भैया। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधानों में गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विभाजन को निर्दिष्ट नहीं किया गया। ये भी बात भाई बिल्कुल सही है। भाई उन्होंने इंडियंस के लिए सर्वोच्च न्यायालय बना दिया, रेगुलेटिंग एक्ट लिया है वे, पर उनको कुछ ना कुछ तो कमी छोड़नी थी उसमें। भाई पूर्ण रूप से क्यों भारतीयों को भी अधिकार देना शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे जाकर कई इन्होंने 1781 में गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के कार्य क्षेत्र को अलग अलग डिफाइन किया था 1781 में। अब देख लो इनको कितने साल लग गए, लगभग 8 साल लग गए इनको उसमें सही करने के लिए। तब तक ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होएगा बी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ये आ गया 49 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये था हमारा 1781। ठीक है, 48 में देखा था हमने इसको। आगे बढ़ते हैं 50 में दिया है नियंत्रण बोर्ड और सदस्यों को उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाता था किस अधिनियम के द्वारा? ये है हमारा 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम। और इसमें देखो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के द्वारा भू राजस्व से भारत के लगभग 5 लाख पाउंड जाते थे। ठीक है, वो भी इंडियंस के पैसे थे, मतलब ये बेसिकली सारे। और इसमें हमारे जो नियंत्रण परिषद थी, नियंत्रण परिषद का पूरा खर्चा हमारा भारतीय भू राजस्व से जाता था। मतलब भारतीयों के ऊपर कुछ खर्च होना हो पर उनके ऊपर सब चीज खर्च होते थे भारत के रुपयों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है हमारा अधिनियम और तत्कालीन गवर्नर जनरल बताने हैं इसमें। तो पिट्स इंडिया एक्ट का लॉर्ड वेलेजली था? नहीं। इसके टाइम पिट्स इंडिया एक्ट कब का था? 1784 का। ठीक है, और इस टाइम पे हमारा गवर्नर जनरल कौन था? वो था 1773 वाला, वो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, जो कब तक रहा था? लगभग 1785 तक रहा था ये, इतने लंबे टाइम तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वेलेजली थे हमारे 1798 से 1805 तक। ठीक है, तो हमारा पहला गलती हो गया इसमें। चार्टर अधिनियम 1853 में डलहौजी था, ये सही है। भारत परिषद अधिनियम के टाइम पे कैनिंग था। ठीक है, और कैन सी सही। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है किस अधिनियम को प्राय सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से जाना जाता है? अब पहले आप सेंट हेलेना है एक द्वीप हमारा, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में। ये कुछ आपका मैप हो गया अफ्रीका का, यहाँ से थोड़ा बड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे ये सेंट हेलेना है। ठीक है, सेंट हेलेना द्वीप है ये। उस समय ना कंपनी के पास था, तो ये कंपनी ने किसको दे दिया? कंपनी ने दे दिया ये ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश सरकार को दे दिया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत। तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संदर्भ में हमें कथन बताने हैं। पहला दिया है इसकी स्थापना वर्ष 1792 में की गई थी? नहीं, 92 में नहीं, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू की गई थी हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। ठीक है, ये पहला गलत हो गया। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व कार्यों को पूर्ण नियंत्रण रखती थी। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इसमें होएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही। ओनली 2 करेक्ट है इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इसमें दिया है किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई? ये था हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। एक तरीके से ब्रिटिश सरकार ने ये बोल दिया कि भाई अब तक तुम राज कर रहे थे इंडिया पे, अब हम राज करेंगे तुम्हारे 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 द्वारा। ठीक है,
तो प्रशासनिक निकाय बन के रह गया अब जब वो। अब सारे ऑर्डर्स किसके होते थे? ब्रिटिश सरकार के। और अप्लाई कौन करवाता था? कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 में दिया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को पृथक किया गया, अलग अलग कर दिया गया दोनों को। ठीक है, ये था हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, सॉरी इसका आंसर है 1853 का था असल में। हाँ सही, त्रुटि के लिए क्षमा कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को प्रोत्साहित किया। भाई ओरिएंटल शिक्षा क्या मतलब? प्राचीन। ठीक है, तो प्राचीन शिक्षा को प्रचलित किया था इन्होंने? नहीं, इन्होंने किया था पाश्चात्य, यानी कि मॉडर्न अपनी जो इनकी एजुकेशन सिस्टम था उसको इन्होंने प्रचलित किया था। तो ये पहला गलत हो गया। 1833 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। ये किया गया था 1823 में। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। ये बात सही है इनकी, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। और इस कमेटी में ना 10 यूरोपियन सदस्य थे। ठीक है, और इनका अध्यक्ष कौन था? इनका अध्यक्ष था मैकाले। ठीक है भाई, मैकाले बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। 57 में दिया है भारत सिविल सेवा के संदर्भ में कथन बताने हैं भाई। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हुई। ये बात करेक्ट है। दूसरा क्या दिया है? भारत में सबसे पहले दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा आयोजन किया गया। दिल्ली में नहीं हुआ था भाई, ये हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गलती हो गया। तीसरा दिया है भारतीय सिविल सेवा में 1930 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। भाई 1930 के लास्ट तक तो यूरोपियों का थोड़ा कम सा हो गया था इसमें वर्चस्व सा, तो भारतीयों का थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। ये हुआ 1941 के आसपास। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 58 में अधिनियम और उसकी विशेषता बतानी है। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। अब संवैधानिक निरंकुशता से क्या मतलब है? जो प्रांतीय कार्य है उन्हें कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, और जो केंद्र वाले जो मेन कार्य थे केंद्र के, वे करते थे कौन? एक तो ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, और एक करता था गवर्नर जनरल जो भी था। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत ना हमारी 3 सूचियां बनी थी, एक समवर्ती सूची, राज्य सूची और एक केंद्र सूची। ठीक है, नंबर 2 में दिया है भारत शासन अधिनियम 1919 केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान। ये भी सही है हमारा। तीसरा दिया है 1853 का चार्टर अधिनियम भारत विधान परिषद की स्थापना। ये भी सही है हमारा, तो इसमें तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 59 में दिया है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट दिया है भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में कांग्रेस पार्टी ने की थी। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी, ये की थी हमारी स्वराज पार्टी ने। ठीक है, स्वराज पार्टी किसकी? एक तो मोतीलाल नेहरू वाली थी, मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास। ठीक है, ये थे इसमें। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी स्वराज पार्टी की? 1923 में। इसी पार्टी के द्वारा बाद में 1934 में मांग की गई थी संविधान सभा की। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गलती हो गया। दूसरे में दिया है वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम एन रॉय ने दिया था। ये वाला सही है हमारा, एम एन रॉय ने दिया था भाई, सबको पता है। तो 59 का ओनली 2 सही है, यानी कि डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में तिथि और घटना को मैच करना है। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। सही है ये। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की स्थापना, ये भी सही है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार, ये भी सही है। 22 जनवरी 1947 को भारत का एक संविधान देने की उद्देश्य प्रस्ताव आया, ये भी सही है। तो इसमें 1 2 3 4 सब मैच एक दूसरे से। ठीक है, 61 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है सही युग्म बताने हैं। तो अवसर की समानता, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये सही है हमारा। समान अधिकार, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दरें देता है, ये गलत है हमारा। सकारात्मक कार्रवाई, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार नहीं। समान अधिकार में वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार आएगा, और सकारात्मक कार्रवाई में बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ऊंची ब्याज दर देता है, ये आएगा। ठीक है, तो ओनली 1 करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिकारों को महत्व को दर्शाता है?
पहला दिया है व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार बहुत ही आवश्यक है, ये बात सही है हमारी। ये समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। ये सुदृढ़ एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, ये पॉइंट भी हमारा सही है। तो इसमें तीनों पॉइंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 से 36 तक है, नहीं भाई 35 तक है, तो ये हो जाएगा गलती। भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, ये सही है हमारा। ये अधिकार प्रकृति में न्याय संगत है और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ये भी सही है भाई। हमारे अगर मौलिक अधिकार कोई छीनेगा तो हम तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पॉइंट 4 में दिया है राष्ट्रीय आपात की दौरान अनुच्छेद 1921 है, नहीं 20 है। 20 में क्या है हमारा, दोष सिद्धि से संरक्षण, और 21 में हमारा प्राणोदेही स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये 4 भी गलती हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। तो 2 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 64 की तरफ। 64 में दिया है 1935 के भारत सरकार शासन अधिनियम के बारे में बताना है। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस किस के लिए थी, ठीक है। दलित जातियों के लिए थी, सही। महिलाओं के लिए थी, मजदूरों के लिए थी, वयस्क छात्रों के लिए नहीं थी। तो इसका 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1935 में हमारी ना संघीय प्रणाली लाई थी, संघीय। तो इस संघीय के एक तो होता था ब्रिटिश शासन प्रांत होता था जो ब्रिटिशर्स के अंडर में आता था, और एक हमारी थी देसी रियासतें, ठीक है। और मजे की बात यह है कि देसी रियासतों ने इसमें इसके अंतर्गत आने से मना कर दिया था कि भाई हम नहीं आते संघात्मकता के अंदर, हम तो अलग ही अपना रूल करेंगे, ठीक है। और इसी के कारण कभी भी हमारी संघीय जो हमारी संघात्मक व्यवस्था थी, कोई भी लागू ही नहीं हो पाई, ना अस्तित्व में आ पाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 65 में दिया है भारतीय संविधान के संदर्भ में कथन बताने हैं। तो इसमें पहला कथन दिया गया है संविधान निर्माताओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के वितरण की व्यवस्था करते समय नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनी कार्य विधि का आधार बनाया। बिल्कुल सही बात है भाई। ये संविधान निर्माताओं ने ऐसे प्रावधान किए कि कोई भी अंग अपने स्वार्थ के लिए संविधान को नष्ट नहीं कर सकता, ये भी सही है भाई, ठीक है। और तीसरा दिया है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया से संसद एवं मंत्रिमंडल के कार्यों पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकती भाई? संसद अगर कोई गलत कानून बनाएगी, गलत संशोधन करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट तो उसमें अपनी भागीदारी दिखाएगी ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही तो हमारे मौलिक अधिकारों का हमारा संरक्षण करता है पूर्ण रूप से। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 की तरफ। 66 में दिया गया है संविधान की मूल संरचना में शामिल तत्व कौन कौन से हैं? कल्याणकारी राज्य है, कानून की शासन ये भी है, एकल नागरिकता ये नहीं है, ठीक है। सरकार की संसदीय प्रणाली ये भी है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत ये भी है। तो 1, 2, 4, 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और मूल संरचना का ना सर्वप्रथम 1973 का जो केशवानंद भारती वो था ना केस, उसमें उसका जिक्र किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और इसमें कहा गया था कि कोई भी संसद किसी संविधान में तब तक संशोधन कर सकती है जब तक कि उस मूल संरचना को ठेस ना पहुंचे, ठीक है। हालांकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में इसको बताया था। 67 में दिया है न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना, अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करते हैं। ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 68 की तरफ। इसमें ब्रिटेन से लिए गए प्रावधान बताने हैं, ठीक है। पहला है विधि का शासन, संसदीय शासन, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से? हमारे रशिया से, रूस से, ठीक है। चौथा दिया है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये ना 2 जगह से लिए गए हैं, एक तो ब्रिटेन और एक हमारा अमेरिका, दोनों के मिक्सचर जो था उससे हमारे सुप्रीम कोर्ट की पूरी व्यवस्था ली गई है थोड़ी थोड़ी करके। तो इसमें होगा 1 और 2 यानी कि ए सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें संवैधानिक सरकार का अर्थ पूछा है। एक संघीय ढांचे के साथ एक राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार, गलत। एक सरकार जिसका मुखिया नाम मात्र शक्तियों का आनंद लेता है, भाई ये तो टोटली गलत है। एक सरकार जिसका मुख्य नाम मात्र, ये भी भाई सेम ही लिखा है, ये भी गलत है। संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार, ये सही है भाई। ऐसी सरकार को तो हम प्रेफर करेंगे ना जो संविधान के अंडर रह के हमारे लिए कार्य कर सके या फिर हम उसको फॉलो कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है हमने ब्रिटिश मॉडल के आधार पर संसदीय लोकतंत्र को तो अपना लिया, लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से भिन्न कैसे है, अलग कैसे है? तो पॉइंट 1 पढ़ते हैं, इसका क्या दे रखा,
कानून के संबंध में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च एवं संप्रभु है, लेकिन भारत में संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित है। क्यों सीमित है भाई? इसके ऊपर इसका माई बाप है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और दूसरे में दिया है, भारत में संसद के एक अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में संविधान पीठ को भेजा जा सकता है। भाई ये सही है। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली सर्वोच्च है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो इसका होएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 71, इसमें युग्मों पर विचार करना है। संविधान के प्रावधान और स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? भूतपूर्व सोवियत संघ। सही बात है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व सबको पता है भाई, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगला, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधी प्रावधान ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो कितने युग्म हो गए इसमें? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। आगे क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है समिति और उसके गठन वर्ष बताने हैं। पहला दिया है कोठारी समिति। ये हमारी 1976 नहीं, ये थी हमारी 1964 और 66 में हुई थी, गठित हमारी। और ये ना शिक्षा से रिलेटेड थी, मतलब माध्यमिक शिक्षा, जूनियर, हाई स्कूल, सेकेंडरी, इन सब में शिक्षा का इन्होंने पैटर्न बताया था। ठीक है। और सतीश चंद्र समिति ये थी हमारी 1989, ये सही है हमारी। ठीक है, इसमें निबंध को जोड़ा गया था शिक्षा के अंदर। ठीक है। और एक थी हमारी होटा समिति 2004, ये वाली सही है। और ये ना सिविल सेवा से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो 2 और 3 सही होंगे इसमें, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 73 में भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया, सही है। भारतीय सिविल सेवक जो पहले थे, रमेश दत्त, नहीं ये नहीं थे, वे थे हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। और ये बने थे हमारे 1863 में। 1863 का जो बैच था हमारा सिविल सेवकों का, उसके थ्रू। और रमेश चंद्र बने थे हमारे 1869 में। ठीक है, तो पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाए, दूसरा ऑप्शन गलत, यानी कि ए सही होगा इसका। आगे 74, इसमें दिया है संविधान सभा में पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष बताना है इसमें। ठीक है, पूर्वोत्तर मतलब मेघालय वाला, वो असम वाला एरिया, उसके थे गोपीनाथ बारदोलोई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 75। भाई 75 में लिखा है संविधान सभा में समितियों के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है बताना है। ठीक है, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, असम के क्षेत्रों को छोड़कर संबंधी उप समिति, ये थी ए.बी. ठक्कर, ये सही है। संघीय शक्तियां संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। संघीय संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं ये थे हमारे नेहरू। ठीक है, दोनों संघीय हमारे नेहरू थे, तो गलत हो जाएगा। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। तो आप ये समझिए समितियां क्यों गठित होती है। आप मान लो आपके घर में मान लो 5 बंदे हैं, 5 को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए, भाई तू ये संभाल, तू ये संभाल, तू ये संभाल, तो वो काम हमारा सुचारू रूप से चलेगा। एज कम्पेयर टू अगर हम एक को ही दे दे कि भाई तुम कोई पैसे कमा के लाने हैं, तुम्हें पूरा परिवार चलाना है, तो भाई उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से हमारे संविधान में भी अलग अलग समितियां गठित हुई, जिनको सबको अलग अलग कार्य दिए गए कि भाई इनको आप सुचारू रूप से चलाओ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और यहीं पर हमारा ये टेस्ट समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगले टेस्ट में। और आप सभी से निवेदन है, अगर आपको ये ना टेस्ट सीरीज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज ना लाइक कर दिया करें, हमें भी वीडियो बनाने का थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस टेस्ट की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो एक यूपीएससी नेट लर्निंग ऐप है। ठीक है, लर्निंग ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, सिर्फ पूरा फोकस आपका टेस्ट लगाने पे होना चाहिए। ठीक है, उससे आपकी बहुत कम संभावना होगी आपके एग्जाम हॉल में कि आप कम क्वेश्चंस को गलत करो। ठीक है,